हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने वाले तीसरे यानी थर्ड आईपीएल मैच के बारे में। थर्ड आईपीएल मैच ऑफ आईपीएल 2024 शुरू होगा शाम को। आज दिन का मैच हम कवर कर चुके हैं और यह है शाम का मुकाबला 23 तारीख का। 23 मार्च 2024 का ये तीसरा मुकाबला है जो कि ईडन गार्डन्स कोलकाता यानी केकेआर के होम ग्राउंड में होने वाला है। एक तरफ है हैदराबाद, एक तरफ है केकेआर। अब कौन सी टीम इनमें से जीतेगी, कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन से प्लेयर्स इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं, किन्होंने ईडन गार्डन्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छे बनाए हुए, सब कुछ आपसे शेयर करूंगा और आपके लिए एक परफेक्ट फैंटेसी की टीम हम बना के देंगे। ड्रीम 11 की स्मॉल लीग टीम जो कि 2 से 4 मेंबर में आप लगा सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस भी आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही हम आपको मैचेस के फाइनल अपडेट्स देते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में चले जाइए, सबसे ऊपर मेरा कमेंट है जिसको मैंने पिन करा हुआ है, उस पर क्लिक करते आप ज्वाइन कर लिए। इस टाइप का आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है, ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि मैं टीम में अगर कुछ चेंज करूंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। 48,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। कल की हमारी टीम आप देख सकते हैं 563 फैंटेसी पॉइंट थे, ये शायद और भी ज्यादा होते, बट मैक्सवेल थोड़ा सा धोखा दे गए। आप जानते हैं मैक्सवेल को, कभी कभी बहुत खराब खेलते हैं और कभी कभी शतके लगा देते हैं। तो कल की टीम अगर हम देखें ओवरऑल काफी अच्छी थी, 563 पॉइंट्स थे। हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान थे, हमारे वाइस कैप्टन सचिन रविंद्रा थे, सिर्फ कैप्टन हमारे परफॉर्म नहीं कर पाए। इस मैच में भी आपको तगड़ी टीम देने वाला हूं। अब कभी कभार हो जाता है कि भाई एक आध प्लेयर नहीं चलता, बट टीम आपको बेस्ट मिलेगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन, फैनलाइन 11 एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में ऐसा क्या खास है जो आप इस एप्लीकेशन पे खेलें या अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें। सबसे पहले जो लोग नए हैं और जो लोग फैनलाइन 11 पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हुए, वो रेफर कोड FX लगा के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पुराना अगर आपके पास ऐप है तो उसको डिलीट कर देना और नीचे फ्रेश ऐप लिंक से डाउनलोड कर लेना। फ्रेश ऐप में अच्छे फीचर्स है। ठीक है, अब इस ऐप का फायदा क्या है। सबसे पहले तो आप यहां पे जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे, आपका जो गवर्नमेंट GST काटती है वो ये पे करेंगे और आपको एक सेपरेट वॉलेट में उस पैसे को देंगे जिसका यूजेज 50%, 60% या उससे ज्यादा कभी कभी ये देते हैं। मतलब आपको GST का जो पैसा है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपने 100 रुपए ऐड किया तो आपको 100 रुपए ही दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप यहां पे क्या है, आपको देखिए विनिंग्स आपकी जब भी होती है आप क्या करते हैं, आप अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हैं और वापस से डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, पर अगर आप विनिंग्स को डिपॉजिट अकाउंट में ऐप के अंदर ही ट्रांसफर करें, मतलब बैंक के थ्रू अगर आप ना घुमाएं उसको, मतलब पहले विड्रॉ करेंगे आप अपनी विनिंग को, फिर आप वापस से ऐड करके खेलेंगे, ये नहीं करना है। विनिंग्स जैसी आपकी होती है, विनिंग्स को वापस आपको डिपॉजिट में डालना है। इसका फायदा ये होगा कि 5% का रियल कैश आपको देंगे। यानी अगर आपने 100 रुपए विन किए और आप उस 100 रुपए को बैंक में विड्रॉ करके फिर डिपॉजिट करेंगे तो 100 के 100 रुपए है। बट अगर आप उस विनिंग को 100 रुपए को विड्रॉ मत कीजिए, डायरेक्ट वॉलेट से विनिंग को डिपॉजिट में डाल दीजिए तो 100 के 105 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपके पैसे 5% ग्रो हो जाते हैं। तो इस फीचर का जरूर यूज करिएगा फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे और आज के मैचेस को भी खेलिए और आईपीएल के अच्छे अच्छे मैचेस यहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको खेलने की कोशिश करिए। और यूजर के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, मैं आपको अब सीधा बताऊंगा, यूट्यूबर अगर बनना है तो फैनलाइन 11 आपकी इसमें हेल्प करने वाली है। क्योंकि अगर आपकी कोई अर्निंग नहीं है और अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं फैंटेसी ऐप के थ्रू, जैसे अदर इन्फ्लुएंसर करते हैं, आपको पता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं, सो वो भी कमीशन एंजॉय करते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। फैनलाइन 11 देता है 10% लाइफ टाइम कमीशन, रेफर अप टू 10,000। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो ये ऐप इस लिमिट को बढ़ा देगी। यानी 10,000 की जो लिमिट है, अपर लिमिट, अभी अपर लिमिट है, बट अगर आपने काम अच्छा किया, अगर आप ऐप पे यूजर लेके आते हैं और यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, अगर उसकी मदद करते हैं खेलने में, अगर टीम बनाने में आप ठीक से उसकी मदद करते हैं, तो ये परसेंटेज भी बढ़ाते हैं और ये अपर कैप जो है 10,000 का, इसको भी बढ़ा देंगे। तो आपको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो भाई मेरे वीडियोस को देखते रहो और मेरी तरह ही वीडियो बनाओ। ठीक है, देखिए YouTube सबके लिए खुला पड़ा है, तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? ठीक है, टीम बनाइए, खेलिए, बट सजेस्ट भी करिए। ये ऐप आपको रेफर कोड देगी,
जो अगर आप इनके सपोर्ट नंबर, जो इनका सपोर्ट नंबर या सपोर्ट मेल है, उस पर आप बता दीजिए कि आप प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे आपको 10% तो नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आप बिना बताए भी 10% कमा सकते हो, और अगर आपने इनको बता दिया तो ये 10% को और इंक्रीज भी कर देंगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो बहुत ही अच्छी ऐप है और आपको अर्न करने का बहुत जबरदस्त मौका दे रही है, क्योंकि ये आपसे प्रॉफिट शेयरिंग कर रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, एक बार ट्राई कीजिए Fan 11 को। अब बात करते हैं इस मैच की। ये मैच हमें Fan 11 पे खेलना है, बट कैसी टीम बनाई जाए। अब देखिए, मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। यहाँ पे T20 डोमेस्टिक के 86 मैचेस हो चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट टीम 36 मैचेस को जीती है, बैटिंग सेकंड ने 50 मैचेस को जीता है। एवरेज स्कोर जो यहाँ पे 164 का है, यानी अच्छा स्कोर है। बैटिंग अच्छी होती है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज स्कोर ही 164 का है। और समटाइम्स आपने पिछले साल देखा, लास्ट मैच यहाँ पे 176 बना था और उसके पहले 149। एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड आप इसको बोल सकते हैं, मतलब बैलेंस ग्राउंड से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर अच्छे से बैटिंग की जाए तो इस ग्राउंड पे इवन 190 195 बनाया जा सकता है। और हाईएस्ट टोटल देखिए, सीएसके का 235 ऑलरेडी बना हुआ है, लोएस्ट टोटल 49 आरसीबी का है, ठीक है। इस ग्राउंड के बारे में कुछ और चीजें देखती हैं। पिछले साल 2 मैचेस यहाँ पे खेले गए लास्ट, ये वो 2 आखिरी मैचेस है जो यहाँ पे लास्ट खेले गए। उन आखिरी मैचेस में देखिए क्या हुआ, दोनों डिपार्टमेंट, मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो स्पिन डिपार्टमेंट और पेस डिपार्टमेंट होता है, यानी एक तेज गेंदबाज होते हैं, एक स्पिनर गेंदबाज होते हैं, तो दोनों के विकेट लगभग बराबर थे। पिछले 2 मैच में टोटल करेंगे अगर विकेट्स को, तो वो मिलेंगे फास्ट बॉलर्स के 11 और स्पिनर्स के भी 11, यानी स्पिनर्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हेड टू हेड में अगर हम देखें, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद ने इस ग्राउंड पे सेपरेटली 9 मैचेस खेले, मतलब आमने सामने ये टीमें 9 बार यहां पे खेल चुकी हैं, जिसमें से 6 बार कोलकाता ने जीता है और 3 बार हैदराबाद ने जीता है। यानी कोलकाता की डोमिनेंस अच्छी है, और अगर 3 मैच कोलकाता हैदराबाद आपस में खेलती है तो 1 हैदराबाद जीतती है, 2 कोलकाता जीतती है, यानी कोलकाता यहां पे फेवरेट होती है। अब देखिए, कोलकाता ने सेपरेटली इस ग्राउंड पे सारी टीमों से 75 मैच खेल लिए हैं, 44 जीते हैं और 31 हारे हैं, इस ग्राउंड की बता रहा हूं। और वैसे ही हैदराबाद ने यहाँ पे सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं, उन 9 मैचेस में से 3 जीते हैं और 6 हारे हैं। तो कोलकाता से वो सारे मैचेस हैं, और जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मैच कोलकाता जीत के गई है हैदराबाद के सामने। अब बात करते हैं आखिरी मैच की, जो कोलकाता हैदराबाद के बीच में खेले गए लास्ट मैचेस, किसी भी ग्राउंड पे हो सकते हैं। तो लास्ट मैच खेला गया था 4 मई 2023 को, और उसके पहले 14 अप्रैल 2023 को। दोनों मैचेस हाई स्कोरिंग थे। देखिए, एक में 171 बना, हैदराबाद उसको चेज नहीं कर पाई, और एक मैच में हैदराबाद ने 228 बनाए, उसको कोलकाता चेज नहीं कर पाई। तो दोनों टीमें अच्छा खेली पिछले साल, और एक मैच दोनों टीम ने जीता था। कौन कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया, देखिए इस वाले मैच में रिंकू सिंह ने 46 बनाया, नितेश राणा 42, रसल 22 रन 1 विकेट, ठाकुर एंड अरोरा 2 विकेट ईच, ठीक है, शार्दुल ठाकुर और वी अरोरा। हैदराबाद की तरफ से देखिए, मरक्रम 41 एंड 1 विकेट, इसके बाद क्लासिन 36, जेएनसन 2 विकेट, नटराजन 2 विकेट। कोलकाता की तरफ से यहाँ पे देखिए, इस वाले मैच में जो हाई स्कोरिंग मैच था, नितेश राणा 75, रिंकू 58। देखिए, रिंकू परफॉर्म कर रहा है हर बार, हैदराबाद के सामने दोनों बार परफॉर्म किया है। जगदीशन रसल 3 विकेट, ब्रूक 100, मरकम 50, अभिषेक शर्मा 32, मार्कंडे और येंसन 2-2 विकेट ईच, ठीक है। तो ये इनके बीच के आखिरी 2 मुकाबले हैं, और जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया वो आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्लेयर जो निकल के आया वो उसमें एक रिंकू सिंह और नितेश राणा है। लगातार पिछले सीजन दोनों ने हैदराबाद के सामने परफॉर्म किया था। अच्छा, हेड टू हेड के मान लीजिए कोलकाता हैदराबाद खेलती है आपस में, किसी भी इंडिया की किसी भी ग्राउंड पे खेलती है, तो टोटल कितने मैच है। हेड टू हेड में कोलकाता और हैदराबाद ने 25 मैचेस खेले हैं, 16 कोलकाता जीती है, 9 हैदराबाद जीती है। तो यहां भी अगर आप देखें तो हैदराबाद के मुकाबले कोलकाता की विनिंग ज्यादा है। और अगर आप इन टीमों के बीच के आखिरी 5 मैचेस देखें जो इन टीमों ने आपस में खेले हैं, तो उसमें भी देखिए कोलकाता ने 5 में से 3 जीते हैं और हैदराबाद ने 2 जीते। पिछले 5 मैच में कोलकाता 3 जीती, हैदराबाद 2 जीती। तो कहीं ना कहीं हैदराबाद कोलकाता से थोड़ी पीछे तो है ही है। तो इसके हिसाब से विनिंग परसेंटेज कोलकाता का ज्यादा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% की हम एक्सपेक्टेशन कोलकाता की विनिंग की करेंगे, और हम करेंगे 40 से 45% विनिंग परफॉर्मेंस जो आ सकता है वो हैदराबाद का आ सकता है। यानी विनिंग प्रेडिक्शन में आप देख रहे हैं कोलकाता आगे दिख रही है 55 से 60%, और ये है 40 to 45% जो मैंने रिसर्च करके पूरा निकाला। तो हैदराबाद एक थोड़ी सी वीक टीम नजर आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। कोलकाता की प्लेइंग 11 क्या होगी और किन प्लेयर्स को आपको टीम में लेना चाहिए। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, यहां पे मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, डेथ बॉलर से लेके मेन इंपॉर्टेंट बैटर तक। वेंकटेश अय्यर ओपन कर रहे हैं फिलिप सॉल्ट के साथ, दोनों ही एवरेज पिक है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से T20s में देखने को नहीं मिलता है, कंसिस्टेंसी की कमी रहती है। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर आएंगे, ये एक सेटल्ड प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं और टीम के कप्तान भी हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे कोलकाता की बैटिंग से। नंबर 4 पे आपको नितेश राणा दिखेंगे जो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, प्लस बॉलिंग में भी अपना हाथ घुमाते रहते हैं, तो ये बॉलिंग में भी 1 आध 2 ओवर आपको शायद फेंकते कभी समटाइम्स देख सकते हैं। फिर आते हैं रिंकू सिंह,
ये टीम के आप कह सकते हैं कि एकदम नए फिनिशर आ गए हैं और आखिरी के चाहे 10 बॉल बचे, 15 बचे, 20 बचे, ये नॉट आउट ही जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पिछले साल हमने देखा, मतलब रिंकू को लोग लेते नहीं कि वो 5 और 6 पे आता है, बट उसको कितनी भी बॉल मिले, 6 बॉल मिले, 12 बॉल मिले, ये दमखम रखता है। और आपने देखा है इसने हारे हुए मैचेस कोलकाता को पिछले साल जीता है। और रिंकू सिंह जो है वो नॉट आउट भी जाता है और आउट नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कम से कम बॉलों पे ज्यादा रन्स बनाने की क्षमता है, यानी अगर इसको 12-15 बॉल मिल जाती हैं तो आप इसका 35 से 40 का स्कोर देख सकते हैं। तो रिंकू सिंह एक बहुत ही क्रेडिबल प्लेयर इस टाइम पे केकेआर का बना हुआ है। फिर इसके बाद आंद्रे रसल आते हैं, ये भी फिनिशर टाइप खेलते हैं और 4 ओवर कंफर्म करते हैं, डेथ ओवर्स में आते हैं। एक मस्ट हैव प्लेयर होता है ये हमेशा को केकेआर की तरफ से। फिर इनके पास रमनदीप सिंह है जो एक ऑलराउंडर है टीम के पास, एवरेज पिक होंगे। सुनील नारायण काफी नीचे बैटिंग एक्सपेक्टेड रहेगी इनकी और बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में अभी ये नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क, मतलब पूरे आईपीएल सीजन्स के, सारे आईपीएल सीजन के सबसे महंगे प्लेयर। कितने, शायद 24 करोड़ 75 लाख समथिंग की इनकी वैल्यू लगी थी इस आईपीएल ऑक्शन में। 24 करोड़, बहुत ही हैवी वैल्यू थी और ये बहुत ज्यादा है। एक अगर आप देखें, ये ज्यादा आईपीएल खेलते नहीं है, आपने देखा इसी साल घुसे हैं और बिल्कुल 24 करोड़ खा के चले गए। देखिए, तो परफॉर्मेंस भी ऐसा इनका आना चाहिए। स्टार्क ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत ही शानदार गेंदबाज, और कोलकाता ने लगभग आधा पैसा इन पे ही खर्च कर दिया पूरा, मतलब पर्स वैल्यू का मैक्सिमम पैसा। फिर हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती इनके पास है। वरुण चक्रवर्ती इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, आगे स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा। डेथ बॉलर्स की अगर हम बात करें इस टीम से, तो डेथ बॉलर्स में आप देखिए यहाँ पे कौन दिख रहा है। मेन डेथ बॉलर टीम का जो रहेगा वो रहेगा आंद्रे रसल, क्योंकि ये डेथ में मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम यही बॉलिंग करता है। इसके साथ कौन आएगा डेथ ओवर्स में, मिचेल स्टार्क आएगा। देखिए, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा ये पावर प्लेज में शुरुआत करेंगे बॉलिंग की, मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा, और डेथ में कौन आएंगे, मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसल। यानी मिचेल स्टार्क हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे और रसल भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये दो प्लेयर डेथ ओवर्स में आने की वजह से भी इंपॉर्टेंट है और फॉर्म भी इनके सबसे अच्छे हैं, मैच्योर्ड प्लेयर। ठीक है, तो ये हमने देख ली कोलकाता की प्लेइंग 11। अब थोड़ा सा इसको डीपली और समझ लेते हैं, क्योंकि अब टीम बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, आपका फायदा ही होगा। मैं आपको यहीं पे वो प्लेयर्स बता दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखो, वेंकटेश अय्यर को मैंने क्यों बोला कि एवरेज कर रहे हैं। पिछले 4 टी20 मैचेस से आप देखिए इनका स्कोर 30 नहीं टच कर पा रहा है। बैटिंग एवरेज भी 29 के आसपास बनी हुई है। बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं समटाइम्स, बट उसमें भी उनको बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलती। अब देखिए, अगेंस्ट हैदराबाद 4 के 4 मैच पूरे खराब है अय्यर के। वेंकटेश अय्यर अच्छा नहीं खेल रहे और इस ग्राउंड पे भी अगर आप देखें तो पिछले 4 मैच में सिर्फ एक 50 का स्कोर है, बाकी सारे स्कोर्स कमजोर है और ओवरऑल एवरेज भी 19 की है। इसलिए वेंकटेश अय्यर से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठा रहता हूं और हो सकता है कि ये परफॉर्म कर भी जाए, बट परफॉर्म करेंगे तो 5-6 मैच में एक आध बारी करेंगे तो छोड़ा जा सकता है। फिल सॉल्ट इसके बाद विकेट कीपर बैटर आपको मिल रहे हैं। फिल सॉल्ट के आखिरी 3-4 मैचेस देखें तो बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज भी मात्र 25 की है। अगेंस्ट हैदराबाद पिछले साल 59 का एक स्कोर लगाया था इन्होंने और इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। फिल सॉल्ट से भी बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता हूं, हिट और मिस टाइप प्लेयर है, सो इनको भी ड्रॉप किया जा सकता है, मैं छूट कैटेगरी में नहीं डालूंगा। श्रेयस अय्यर और नितिश राणा ये दो प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये इनिंग्स चलाएंगे और ये बड़ी पारी मतलब बड़ा स्कोर बना सकते हैं, पार्टनरशिप बड़ी कर सकते हैं। दोनों प्लेयर्स के आखिरी कुछ मैचेस देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं और दोनों के एवरेज भी 32 क्रॉस करते हैं। तो ये आपके लिए हैं थोड़े से क्रेडिबल प्लेयर, अगर इनको लेना चाहें तो बिल्कुल टीम में लीजिएगा। ऊपर के दो प्लेयर्स पे मैं उतना बिलीव नहीं करता, स्टेट्स आपको बता रहा है। अगेंस्ट हैदराबाद भी दोनों बहुत अच्छा करते हैं, दोनों के एवरेज 35 से ऊपर के हैदराबाद के सामने और दोनों जबरदस्त खेलते हैं। तो ये दो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस ग्राउंड पे भी अगर आप देखें तो दोनों के एवरेज 30 से ऊपर के हैं, देखिए परफॉर्मेंस भी किया हुआ है। तो ओवरऑल नितिश राणा और श्रेयस अय्यर ये ऐसे प्लेयर है कि 30 से ऊपर की स्कोरिंग आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बाकी ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो 25 के अंदर शायद आउट हो सकते हैं। मतलब ऊपर के जो दो प्लेयर है ये 20-25 में आउट हो सकते हैं, ये 30 को क्रॉस कर जाएंगे। रिंकू सिंह की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, 46 की एवरेज बनाई हुई है, क्योंकि हर मैच में नॉट आउट ही जाता है मैक्सिमम। पिछले 4 टी20 मुकाबलों में देखो 77, 3, 31, 50 के स्कोर्स हैं और अगेंस्ट हैदराबाद आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त खेला है। मतलब नितिश राणा अय्यर के कैटेगरी में देखे तो एक रिंकू सिंह आता है, एवरेज 46 की हैदराबाद के सामने, आउट ही नहीं होता है। और ये देखिए इस ग्राउंड पर भी अच्छा खेला है, 51 की एवरेज है, 67, 16, 21, 19 और सबसे बड़ी बात है ये जो 20-19 बना रहा है ना, ये आखिरी की 3-3, 4-4 बॉल इसको खेलने मिलती है उसमें बनाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रसल की बात करें आखिरी 4 मैच में बैटिंग बॉलिंग ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, एक सेफ ऑप्शन होता है। रसल ऐसा प्लेयर है डेथ ओवर में आ गया तो एक आध विकेट लेके जाता है प्लस कुछ रन्स बनाता है, तो आपके लिए एक सेटल्ड ऑप्शन होता है कप्तानी वाइस कप्तानी की। अगेंस्ट हैदराबाद ये बहुत अच्छा खेला है, बैटिंग और बॉलिंग इसकी बहुत जबरदस्त है और हर 12 बॉल में हैदराबाद का ये एक विकेट लेके जाता है। इसका स्ट्राइक रेट देखो 12 का है,
अगेंस्ट हैदराबाद 12 का स्ट्राइक रेट बॉलर का क्या बताता है कि ये बॉलर जो है रसल हर 12 बॉल में हैदराबाद का एक विकेट लेता है, यानी 4 ओवर करेगा तो 2 विकेट लेने की गुंजाइश इसकी बनेगी, प्लस 21 का बैटिंग एवरेज भी है। इस ग्राउंड पे ये हर 16-17 बॉल में एक विकेट लेता है, स्ट्राइक रेट 16 का है इसका। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है वैसे इस ग्राउंड पे इसकी, बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है पिछले कुछ मैचेस से, बट फिर भी एक अच्छा पिक है। इसके बाद आते हैं रमनदीप सिंह। आखिरी 4 मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, एक एवरेज ऑलराउंडर है। हालांकि पिछले साल हैदराबाद के सामने रन्स और विकेट दोनों निकाले थे, तो एक ग्रैंड लीग प्लेयर की कैटेगरी में आप इनको जरूर डाल सकते हैं। और इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 2 मैच में एक बार 2 विकेट है इनके पास, एक बार कुछ रन्स बनाए थे। तो बैट्समैन पीसेस में परफॉर्म करते हैं, समटाइम्स बैटिंग समटाइम्स बॉलिंग। नारायण की बात करें, पिछले 4 मैच बहुत खराब है टी20 में, एवरेज स्ट्राइक रेट 21 के आसपास की है बॉलिंग में, यानी हर 22-23 बॉल में एक विकेट मिलती है इनको, जो कि बहुत विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर इनको नहीं बना रही। और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे, बैटिंग ऑर्डर डाउन भी है। अगेंस्ट हैदराबाद पिछले साल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब आखिरी कुछ मैचेस अगर आप देखें, पिछले कुछ साल देखें, आखिरी 4 मैच में परफॉर्मेंस खराब है। स्ट्राइक रेट 35 पहुंच गया है, यानी 35 बॉल में एक विकेट निकाल रहा है हैदराबाद के सामने, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। और इस ग्राउंड पे हर 19 बॉल में एक विकेट मिलती है, यानी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है। स्टार्क के आखिरी 4 मैच थोड़े से एवरेज गए हैं, बट ये एक्स्ट्रा पेस का गेंदबाज बहुत ही मजबूत गेंदबाज है। स्ट्राइक रेट इसकी 14.6 की है। टी20 में ऐसी स्ट्राइक रेट हर किसी की नहीं होती, यानी हर 14-15 बॉल में स्टार्क को एक विकेट मिल ही जाती है। तो अगर पूरा मैच ये खेलेंगे तो कम से कम 2 विकेट की मैं इनसे उम्मीद लगाऊंगा। डेथ ओवर्स में विकेट काफी ले सकते हैं। और कुछ अगर आप हैदराबाद के सामने के परफॉर्मेंसेस देखें तो स्ट्राइक रेट 21 है, और वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो लास्ट टाइम जब खेले थे 1 विकेट निकाला था। स्टार्क बहुत ही मजबूत प्लेयर है और इस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में। फिर आते हैं राणा और चक्रवर्ती। राणा और चक्रवर्ती को अगर आप कंपेयर करें तो राणा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, और चक्रवर्ती जो है वो 20 के स्ट्राइक रेट से एवरेज विकेट निकाल रहे हैं। अब जब ये अपोजिशन टीम को खेलते हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक आधा विकेट ही मिलता है इनको। बट इस ग्राउंड पे जब खेलते हैं तब थोड़ी सी कंडीशन बदलती है और दोनों प्लेयर्स विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर बन जाते हैं। ये देखिए 16 के स्ट्राइक रेट से 16-17 के स्ट्राइक रेट से हर्षित राणा विकेट निकाल रहे हैं, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो 16 के स्ट्राइक रेट से विकेट निकाल रहे हैं, यानी हर 16 गेंद में चक्रवर्ती को इस ग्राउंड पे विकेट मिलती है और राणा को भी हर 16-17 बॉल में एक विकेट मिल जाती है। तो ओवरऑल इस टीम से अगर आप देखें तो बैटिंग में मुझे 3 अच्छे प्लेयर मिले, श्रेयस अय्यर, नितेश राणा, रिंकू सिंह, और रसल एवरेज बैटर, क्योंकि बहुत ज्यादा रन नहीं बना रहे, फिनिश करने के उससे आते हैं, तो इनसे 15-20 रन की आप एक्सपेक्ट करेंगे और 1-2 विकेट की गुंजाइश रखेंगे। इसके बाद बॉलिंग में स्टार्क पे मैं भरोसा करता हूं और चक्रवर्ती पे, बस ये कुछ प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर। अय्यर को छोड़ दीजिएगा, अय्यर बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है। 1 2 3 4 5 6 प्लेयर निकल के आए हैं केकेआर के, इन्हीं में से आप पिक करेंगे तो ज्यादा बेटर टीम्स बना पाएंगे। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का। अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस प्लेयर बैटल देख लेते हैं। प्लेयर बैटल में आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स पता चलेंगे जो जिनकी कुछ वीकनेस होती है कुछ बॉलर्स के सामने वाली टीम के कौन से बॉलर्स हैं जो इनको परेशान करेंगे। वेंकटेश अय्यर को कौन परेशान कर सकता है, तो वेंकटेश अय्यर के सामने नटराजन ने एक बार एक विकेट निकाला हुआ है, बाकी किसी बॉलर को उन्होंने ज्यादा खेला नहीं, तो इन पर टिप्पणी कर नहीं सकते। बट फॉर्म वेंकटेश अय्यर की बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद ये जल्दी विकेट अपना गंवा सकते हैं। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम किससे रहेगी, उमरान मलिक से रहेगी। उमरान मलिक ने 15 गेंदों में 16 रन देके 2 बार विकेट निकाली है अय्यर की। ध्यान दीजिए, उमरान मलिक ने 15 बॉल करा के 16 रन देकर 2 विकेट निकाली है श्रेयस अय्यर की, यानी अय्यर ने 2 बार विकेट खोया मलिक के सामने। और अय्यर की जो स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट उमरान मलिक 16 रन डिवाइडेड बाय 15 बॉल इक्वल टू यह जाएगा अप्रोक्सीमेटली 107 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, 1.07 ये रहेगा, इंटू 100 करते तो स्ट्राइक रेट आ जाता है। तो 107 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं अय्यर। मलिक के सामने 2 बार विकेट दिया। वैसे ही भुवनेश्वर के सामने देखिए 49 बॉल्स में सिर्फ 44 रन दिए भुवनेश्वर ने अय्यर को। अय्यर रन ही नहीं बना पाते भुवनेश्वर के सामने। स्ट्राइक रेट 90 का पहुंच जाता है स्ट्राइक रेट। अब देखिए अय्यर का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे चला गया भुवनेश्वर के सामने, यानी रनर बॉल भी नहीं खेल पा रहे। 3 बार विकेट भुवनेश्वर ने ली है अय्यर की। और ये देखिए सुंदर ने भी 2 बार विकेट निकाली है श्रेयस अय्यर की, हालांकि इनको 145 के स्ट्राइक रेट से अय्यर खेल पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई हमें ये समझ में आया कि सुंदर थोड़ा सा एक थ्रेट होंगे इनके सामने। उमरान मलिक एक बहुत अच्छा थ्रेट है और भुवनेश्वर सबसे बड़ा थ्रेट है अय्यर के सामने। बहुत सारे थ्रेट्स है, इसलिए अय्यर की परफॉर्मेंस भी हो सकता है लो आए। नितेश राणा का देखिए, नटराजन ने इनका 3 बार विकेट निकाला है, बट नटराजन को इन्होंने खेला बहुत अच्छा है। 173 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं राणा ने अगेंस्ट नटराजन। बट नटराजन जो है
वो 3 बार विकेट भी ले चुके हैं नीतीश राणा का। तो अगर नीतीश राणा लंबा टेके तो नटराजन का प्रयोग करेगी टीम। वैसे ही देखिए सुंदर ने 2 बार विकेट निकाला है, किसका, नीतीश का, और 2 बार विकेट भुवनेश्वर ने भी निकाला है। सुंदर, भुवनेश्वर, नटराजन, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके सामने राणा फंस सकते हैं। उमरान मलिक के सामने राणा बहुत अच्छा खेलते हैं 176 के स्ट्राइक रेट से, मात्र 1 बार विकेट दिया हुआ है। फिर देखिए रिंकू सिंह के सामने नटराजन अच्छा करते हैं, 2 बार विकेट निकाली है नटराजन ने रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह अगर ज्यादा टिकी है तो नटराजन को लाया जा सकता है। रसल के सामने कौन अच्छा कर रहा है, अगेन नटराजन, तो भाई टी नटराजन एक इंपैक्ट प्लेयर नजर आ रहा है। अगर टीम ने नहीं भी खिलाया तो बाद में लेके आ सकती है, ध्यान रखिएगा टी नटराजन, ठीक है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना क्योंकि इस प्लेयर के स्टैट बहुत सारे बैटर्स के सामने अच्छे हैं। अगर स्टार्टिंग 11 में खेले तब भी ले लेना, और नहीं खेलता तो इंपैक्ट प्लेयर में ग्रैंड लीग में ट्राई करना। नटराजन के बहुत अच्छे स्टैट दिख रहे हो, भुवनेश्वर के भी। अब देखते हैं हैदराबाद की प्लेइंग 11 क्या है। हैदराबाद की प्लेइंग 11 में आपको देखेंगे ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मयंक अग्रवाल के सामने, मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करेंगे ये। नंबर 3 पे आपको राहुल त्रिपाठी दिखेंगे, फिर आपको नंबर 4 पे एडन मरकम दिख सकते हैं, फिर हेनरिच क्लासेन है, अब्दुल समाद है, वॉशिंगटन सुंदर, इसके बाद पैट कमिंस का बैटिंग बैकअप है। फिर बॉलर्स प्रॉपर शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक, ये कुछ प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है। अब इन प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बैटिंग यूनिट में कौन कौन से मजबूत प्लेयर हैं जो मुझे समझ में आए, जो मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखा। ट्रेविस हेड बहुत मजबूत प्लेयर है, अगर बनाने पे आए रन तो 50 बड़े आराम से बना सकते हैं। मयंक अग्रवाल बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाते, वही 20-25 के आसपास अपना विकेट खो देते हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस में। और त्रिपाठी की भी बात करें तो 30-35 के आसपास ये भी अपना विकेट खो देते हैं। एडन मरकम एक बहुत मजबूत प्लेयर है, समटाइम्स 20-25 तक रुक जाते हैं, समटाइम्स 50-60 भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग बैकअप देते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होंगे इस टीम से, क्योंकि बॉलिंग बैकअप भी रहेगा इनका। सामने वाली टीम में देखिए बहुत सारे लेफ्ट हैंडर है केकेआर में, तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक मरकम का प्रयोग होगा और सुंदर का भी प्रयोग होगा। सुंदर और मरकम से आप कम से कम 5 से 6 ओवर कंबाइन देखेंगे, सुंदर और मरकम से, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है तो उनके सामने वो लोग बॉलिंग करने आएंगे। फिर देखिए बॉलर्समैन के पास है राइट आर्म पेसर पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते देख सकते हैं। इवन नटराजन भी डेथ ओवर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है भुवनेश्वर और नटराजन भी आपको डेथ ओवर्स में दिख जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सुंदर मिड ओवर्स में आएंगे, मलिक शुरुआत में पावर प्लेस में आने के बाद डेथ ओवर्स तक आई डोंट थिंक जाएंगे, ठीक है। तो अपने मिड में ही स्पेल खत्म करेंगे और पावर प्लेस में ये रहेंगे। भुवनेश्वर और मलिक पावर प्ले में होंगे, और फिर डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर नटराजन या भुवनेश्वर पैट कमिंस, या फिर आखिरी 3 ओवर्स में कमिंस भुवनेश्वर नटराजन तीनों देख सकते हैं। तो ये इनका मतलब प्लेइंग 11 है। अब इनको थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं, इनके फॉर्म ग्राउंड पे कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसा है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से देखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्लेयर्स दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेविस हेड की। पिछले 4 मैच ट्रेविस हेड के अच्छे नहीं गए हैं, एवरेज 28 के आसपास बनी हुई है। खेलते अच्छा है बट पिछले कुछ मैचेस टी20 में खराब है। मैंने इंटरनेशनल स्टैट नहीं बताया, मैंने सिर्फ टी20 की बताया क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहा है। टी20 की स्टैट ट्रेविस हेड के ज्यादा बेटर है, बट अभी हम टी20 डोमेस्टिक के देख रहे हैं, इंटरनेशनल नहीं देख रहे हैं। अगेंस्ट कोलकाता लास्ट टाइम 75 नॉट आउट थे ये, और इस ग्राउंड पे पहली बार खेलेंगे। ओवरऑल इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद आप रख सकते हैं। एक प्लेयर जो बैटिंग में आप ले सकते हैं इस टीम से ट्रेविस हेड है। मयंक अग्रवाल की बात करें, पिछले 4 मैच आप देख लीजिए मयंक अग्रवाल के परफॉर्मेंस ठीक है, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। बैटिंग एवरेज ओवरऑल हालांकि सिर्फ 23 की है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है टी20 में। अगेंस्ट कोलकाता एवरेज सिर्फ 21 की है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है पिछले 4 मैच में। और इस ग्राउंड पे पिछले 4 मैच में सिर्फ एक 50 प्लस का स्कोर है, बाकी सारे स्कोर 10 से भी नीचे के हैं, और एवरेज सिर्फ 19 की है। इसलिए मैं इनसे उम्मीद मैक्सिमम से मैक्सिमम वही 25-30 से ज्यादा की नहीं रखता। राहुल त्रिपाठी ये प्लेयर है जो 30-35 का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है, बट उससे ज्यादा क्षमता इनमें भी नजर नहीं आती। पिछले 4-5 मैच आप इनके टी20 में देख सकते हैं, एवरेज इनकी 28.9 की है। अगेंस्ट कोलकाता अच्छा खेलते हैं, 30 का एवरेज है। पिछले 4 मैच में एक अच्छी पारी भी खेली थी, और इस ग्राउंड पे एक बार 93 भी बनाया था, जिसके चलते इनका एवरेज 37 का है। ओवरऑल टॉप ऑर्डर से अगर आप देखें तो एक हेड इंपॉर्टेंट है, और त्रिपाठी थोड़े से एवरेज पिक बोलूंगा, और मयंक पे मैं उतना बिलीव नहीं कर रहा। मरकम एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे, क्योंकि बॉलिंग बैकअप आपको इस मैच में अच्छा दे सकते हैं ये, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन आप इनको कर सकते हैं। आखिरी कुछ मैचेस टी20 में बहुत अच्छे हैं, और बॉलिंग थोड़ी सी एवरेज है, बट फिर भी अगर 4 ओवर ये कर जाए तो फिर एक आध विकेट की गुंजाइश आप रख सकते हैं। स्ट्राइक रेट क्योंकि 23 का है ओवरऑल टी20 में, यानी हर 23-24 बॉल में अपने टी20 कैरियर में मरकम एक विकेट लेके जाता है। अगेंस्ट कोलकाता देखें तो लास्ट टाइम एक विकेट निकाला था, और रन भी काफी बना रखे, 52 के एवरेज से खेले हैं। सबसे
सबसे अच्छा एवरेज अगर आप देखिए इस टीम में बैटिंग के मामले में तो एक मिलेगा मरकम का अगेंस्ट कोलकाता और एक मिलेगा क्लासिन का। क्लासिन का ज्यादा इसलिए होगी वो बार बार नॉट आउट चले जाते हैं, नीचे खेलते हैं, बट मरकम ओरिजिनली बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर आप इस ग्राउंड पे देखें तो लास्ट टाइम मरकम ने 50 बनाया था। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार है मरकम। और ये देखिए क्लासिन का रिकॉर्ड आखिरी कुछ मैचेस टी20 में डिसेंट है, 39 की एवरेज बनाई हुई है। फॉर्म बहुत अच्छी हो गई पिछले 1.5 साल में इनकी। और कोलकाता के सामने 70 की एवरेज, उस ग्राउंड पे दोनों बार नॉट आउट गए हैं, 16 नॉट आउट 18 नॉट आउट, यानी बैटिंग पूरी आती है, पोटेंशियल इनमें है अच्छा बड़ा स्कोर करने का क्लासिन में। विकेट कीपिंग भी करेंगे तो उसके पॉइंट देंगे। फिर आते हैं समाद सुंदर। समाद टीम के फिनिशर की टाइप खेलेंगे, पिछले 4 मैच में 2 बार 30+ की क्रॉस भी किया, बैटिंग एवरेज 24 का है, 29 के एवरेज से कोलकाता के सामने खेलते हैं, इस ग्राउंड में पहली बार खेलेंगे। सुंदर की बात करें, सुंदर एवरेज बैटर हैं, पिछले कुछ मैचेस टी20 में बॉलिंग में बहुत खराब गए हैं सुंदर के। अगेंस्ट केकेआर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, बट बॉलिंग आप इनसे जरूर एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर्स काफी ज्यादा है। सुनील नारायण है, रिंकू सिंह है और ढेर सारे कम से कम 4 अच्छे लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम के पास। तो सुंदर की बॉलिंग तो आएगी ही आएगी, बट परफॉर्म अभी आजकल ये बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। इस ग्राउंड पे हालांकि 16 के स्ट्राइक रेट से विकेट निकाले, यानी हर 16 गेंदों में सुंदर को इस ग्राउंड पे विकेट मिलती है, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। फिर हम बात करते हैं पैट कमिंस की। पिछले 3-4 मैच आपके सामने है, स्ट्राइक रेट टी20 में 21 के आसपास है, यानी हर 4 ओवर के स्पेल में 1 विकेट मिल ही जाता है इनको। अगेंस्ट कोलकाता देखिए पिछले 2 मैच में टोटल 2 विकेट है, 1 मैच में विकेटलेस भी गए। और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है कमिंस का, 33 का स्ट्राइक रेट है मात्र। भुवनेश्वर का रिकॉर्ड रिसेंट टाइम पे सबसे अच्छा चल रहा है इस टीम में। देखिए टोटल आखिरी 4 मैचेस में कितने विकेट इस प्लेयर ने निकाल के रखे हुए हैं। इस प्लेयर ने टोटल 12 विकेट निकाले हैं आखिरी 4 मैचेस में, यानी 3 विकेट पर मैच की परफॉर्मेंस दे रहा है भुवनेश्वर पिछले 4 मैच से टी20 में। स्ट्राइक रेट भी 20 के आसपास हो गया है, डेथ में भी आता है। अगेंस्ट केकेआर लगभग हर मैच में 1 विकेट निकालता है और 3 से 4 ओवर के आसपास बॉलिंग करता है। और अगर हम बात करें इस ग्राउंड पे तो 15.8, यानी एवरेज तौर पे हर 16 बॉल में भुवनेश्वर यहाँ पे 1 विकेट इस ग्राउंड पे लेता है। फिर नटराजन उमरान मलिक आते हैं। पिछले कुछ मैच नटराजन के खराब है, बीच में काफी इंजरी वगैरह से भी जूझ रहे थे। उमरान मलिक के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे नहीं है, तो ये लोग देखिए बहुत ट्रस्टवर्थी प्लेयर्स नहीं है, बट नटराजन ने पहले प्रूव किया हुआ है और केकेआर के सामने परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है। इवन उमरान मलिक ने भी कुछ मैचेस केकेआर के सामने काफी अच्छे खेल रखे हैं। दोनों के स्ट्राइक रेट 14 के आसपास है केकेआर के सामने, और इस ग्राउंड पे 24 का स्ट्राइक रेट नटराजन और 12 का उमरान मलिक का है। समटाइम उमरान मलिक के ओवर्स वगैरह कट जाते हैं, जिसके चलते मैं उन पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। नटराजन के फिर भी ज्यादा ओवर्स होने के चांस होंगे। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं कुछ बैटल्स की। ये बैटल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि बैट्समैन परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो मयंक अग्रवाल को किससे समस्या है। मयंक अग्रवाल को सबसे ज्यादा समस्या रहेगी आंद्रे रसल से। क्यों रहेगी? क्योंकि आंद्रे रसल अपनी 24 गेंदें करा के 22 रन खा के 3 बार विकेट मयंक अग्रवाल का ले चुके हैं, और मयंक अग्रवाल का स्ट्राइक रेट भी काफी डाउन चला जाता है रसल के सामने। वैसे ही नारायण भी देखिए 32 गेंदों में 40 रन देकर 2 बार विकेट ले चुके हैं। किसका? मयंक अग्रवाल का। स्टार्क का देखिए, स्टार्क की 17 बॉलों पे मयंक के सिर्फ 12 रन है और 1 बार विकेट भी मयंक ने दी है। वैसे चक्रवर्ती ने 1 बार विकेट निकाली, राणा ने निकाली, तो सारे प्लेयर्स ही मयंक अग्रवाल को कैप्चर कर चुके हैं, तो मयंक के चलने के चांस कम होंगे। अब आते हैं राहुल त्रिपाठी पे। राहुल त्रिपाठी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आंद्रे रसल से। आंद्रे रसल की 21 गेंदों पे त्रिपाठी के 38 रन है, बट उन 21 गेंदों में 4 बार अपना विकेट दे चुके हैं त्रिपाठी। मतलब खेलते बहुत तेज है। देखिए 181 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं रसल के सामने, बट हर बार विकेट फेंक रहा है। नारायण देखिए, नारायण की बहुत पिटाई करते राहुल त्रिपाठी। अगर नारायण त्रिपाठी बैटिंग ज्यादा करेंगे तो नारायण को शायद बॉलिंग भी नहीं मिलेगी। 48 बॉल्स है नारायण की, 71 रन खाए हैं त्रिपाठी के सामने, 1 भी बार विकेट नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं 148 के स्ट्राइक रेट से त्रिपाठी खेले नारायण को, बहुत अच्छा खेले त्रिपाठी, और नारायण फ्लॉप ही रहे हर बार त्रिपाठी के सामने। स्टार्क कभी फेस नहीं करा त्रिपाठी को। यहाँ पे देखिए चक्रवर्ती के सामने अच्छा खेले त्रिपाठी, 9 गेंदों में 24 रन, और राणा के सामने 3 गेंदों में 1 रन है, कोई विकेट नहीं। त्रिपाठी रसल के सामने फंसेंगे, नारायण के सामने अच्छा खेलेंगे। मरकम का देखिए, मरकम का 1 बार नारायण ने विकेट निकाला हुआ है और 1 बार चक्रवर्ती ने विकेट निकाला है। बहुत ज्यादा स्टैट नहीं है सामने वाले बॉलर्स के सामने मरकम के। क्लासिन भी बहुत ज्यादा नहीं खेले सामने वाली टीम के बॉलर्स को। नारायण ने इनका 1 बार विकेट निकाला हुआ है और बाकी तो किसी ने नहीं निकाला। तो यहाँ पे सिर्फ हमें मयंक और त्रिपाठी को थोड़ा सा देखना होगा, जिसमें मयंक और त्रिपाठी की वीकनेस आपको समझ में आ गई होगी या फिर स्ट्रेंथ भी समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम टीमों की तरफ। टीम बनाते हैं, स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं, जो कि सेफर टीम होती है, सबसे सेफ टीम होती है स्मॉल लीग की, जिसको हम 2 मेंबर 3 मेंबर या 4 मेंबर में खेलते हैं मैक्सिमम। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे एक्सपीरियंस क्लासिन के साथ, क्योंकि रिसेंट टाइम पे इनसे जबरदस्त टी20 परफॉर्मेंसेस कोई नहीं दे रहा है। तो क्लासिन आपके लिए जो है वो एक बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं।
टीम में लेने के लिए। फिर आपको बैटिंग से ट्रेविस हेड को ट्राई करना है, क्योंकि उनकी टीम से ट्रेविस हेड के अलावा बहुत अच्छा कोई नहीं खेल रहा। त्रिपाठी जो है वो रसल के सामने फंसते हैं, नारायण की पिटाई करते हैं, और मयंक तो सबके सामने विकेट दे रहा है। ट्रेविस हेड को ले लो, फिर यहां से अय्यर राणा को ले लो। रिंकू की बैटिंग समटाइम्स बहुत लेट आती है, तो वही एक थोड़ी सी दिक्कत है, वरना रिंकू का फॉर्म सबसे अच्छा है टीम में। फिर रसल को कैप्टन किया, वाइस कैप्टन मरकम को किया, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर भुवनेश्वर को टीम में लिया, कमिंस को लिया, स्टार्क को लिया, चक्रवर्ती को लिया। एक और बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है एसआरएच की तो टी नटराजन, क्योंकि उसने बहुत खेला हुआ है पहले केकेआर के प्लेयर को, और केकेआर के प्लेयर उसके सामने फंसते भी है, टी नटराजन, और समटाइम्स वो डेथ में भी आता है। तो एक अच्छा प्लेयर है जिसको आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से टीम काफी बढ़िया है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी बढ़िया है। अब जल्दी से हम ग्रैंड लीग की टीम्स की बात कर लेते हैं। ये तो गई स्मॉल लीग की टीम्स की, अब हम ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। ग्रैंड लीग की टीम मैंने आपके लिए 4 बना रखी है, और सब में अलग अलग अप्रोच है। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अब हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का शुरू। और यहां पे मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग में टीम कैसे बनाते हैं। कोलकाता फेवरेट अगर आपको रखना है तो क्या टीम बनाएंगे। कोलकाता फेवरेट रखना है तो आपको मैक्सिमम प्लेयर कोलकाता के लेने हैं, और उनके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स को टीम में लेना है, जिनकी ऑक्शन प्राइस ज्यादा पे की है केकेआर ने, और ऐसे ही पे नहीं करे, कुछ ना कुछ देखा होगा। सबसे पहले हम पिक करेंगे फिल सॉल्ट को टीम में। फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग भी करते हैं, थोड़ा सा अटैकिंग नेचर के प्लेयर, हो सकता है जल्दी विकेट दी जाए, बट अगर टिक गए तो बड़ा भी स्कोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने ट्रेविस हेड को पिक करा, अय्यर को पिक करा, राणा रिंकू पिक करे, रसल मरकम पिक करे, यहां से भुवनेश्वर, स्टार्क, कमिंस और चक्रवर्ती को पिक करा। यहां पे आप देख लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर के केकेआर के लिए रखे हैं। आप 8 भी ले सकते हैं, बट 7 ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। कैप्टन मैंने यहां पे करा है रसल को, मैं मान के चल रहा हूं कि ये कुछ रन्स भी बनाएंगे और विकेट भी 1 2 ले सकते हैं डेथ ओवर्स में। और स्टार्क को क्योंकि इतने हाई प्राइस में खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता है इन पे प्रेशर होगा, और परफॉर्म ये करते हैं, अच्छे बॉलर है, बहुत तेज गेंदबाज है, तो शुरुआत में भी विकेट लेके जा सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी। तो कैप्टन वाइस कैप्टन इनको कर रखा है। ये कोलकाता फेवरेट टीम है। अब बात करते हैं हैदराबाद फेवरेट टीम की, जिसकी होने के चांस थोड़े से कम है, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ है। हैदराबाद की तरफ से देखिए, अगर आप फेवरेट मान रहे हैं हैदराबाद की टीम को, तो क्लासिन को यहां पे आपको पिक करना होगा। ट्रेविस हेड, अय्यर, रिंकू को पिक कर सकते हैं, रिंकू की जगह पे आप राणा को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से रसल, मरकम और सुंदर को भी लेना होगा, क्योंकि सुंदर जो है वो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज्यादा है केकेआर में, तो सुंदर को 3 से 4 ओवर बॉलिंग तो मिलेगी, और अगर उनकी टीम जल्दी आउट हो जाती है हैदराबाद की, तो सुंदर बैटिंग बैकअप भी अच्छा देते थे। यहां से भुवनेश्वर और पैट कमिंस को लिया, स्टार्क और चक्रवर्ती को लिया। आप चाहो तो चक्रवर्ती की जगह पे टी नटराजन को भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि हम ये हैदराबाद फेवरेट टीम बना रहे हैं। हैदराबाद फेवरेट टीम है, इसलिए कैप्टन मरकम होंगे, और वाइस कैप्टन हम करेंगे पैट कमिंस को, या फिर आप वाइस कैप्टनसी में ट्रेविस हेड को भी देख सकते हैं, या सुंदर को भी ट्राई कर सकते हैं। और इवन डेथ ओवर्स में आपको पता है भुवनेश्वर के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, और रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है, तो वाइस कैप्टन से इनको भी दे सकते हैं, बट कैप्टन मरकम को ही रखना हैदराबाद फेवरेट टीम में। अब 2 टीमें और बात करेंगे, न्यू ओवर एक्सपीरियंस। अब न्यू ओवर एक्सपीरियंस टीम में हम नए प्लेयर्स को थोड़ा सा ज्यादा मौका देते हैं, जो थोड़े से अनमैच्योर्ड है बट परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फिल सॉल्ट, जैसे वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, आप जा सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ, बट ये टीम ही हम थोड़ी सी न्यू एज की टीम बनाते हैं। राणा को टीम में पिक करेंगे। कुछ देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर तो आपको लेने पड़ेंगे, ऐसे आप सबको तो नहीं छोड़ सकते, तो रसल को लेना पड़ेगा मैच्योरिटी के मामले में स्टार्क को भी लेना पड़ेगा, कमिंस और भुवनेश्वर को भी लेना पड़ेगा। और कुछ नए प्लेयर्स में रमनदीप सिंह को ट्राई कर सकते हो, सुंदर भी एक तरीके से यंग प्लेयर है, मरकम है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी एक यंग टीम जनरेट होती है। कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें सुंदर और रिंकू सिंह को करा हुआ है। समटाइम्स ऐसी टीम ग्रैंड लीग में अच्छा कर जाते हैं, या फिर बहुत बुरा हारती भी है, ठीक है, दोनों रिस्क है। अब आखिरी टीम की बात करते हैं, इसमें मैंने टीम में लिया है क्लासिन को, ट्रेविस हेड को, अय्यर को, राणा को, त्रिपाठी को, थोड़े से मैच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर्स को हम टीम में शामिल कर रहे हैं। नारायण को भी पिक करा, रसल को पिक करा, मरकम को भी पिक करा, जैसे आपको बोला एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस टीम में ज्यादा होंगे। फिर भुवनेश्वर, स्टार्क और कमिंस होंगे। आप देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इस टीम में जो हमने पिक करे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसी टीम भी बहुत अच्छा करके जाती है, समटाइम्स कंडीशंस ग्राउंड की ऐसी बन जाती हैं कि नए प्लेयर्स नहीं खेल पाते, बट पुराने प्लेयर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छा खासा खेल के जाते हैं। तो ये हमने कुछ टीमें बनाई हैं आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आपको मैं यही टिप दूंगा कि इन ग्रैंड लीग टीम्स की आप मल्टीपल टीम्स बनाइए, यानी कि इन 4 टीम से आप अपनी 8 और 16 टीम क्रिएट करिए, कुछ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंजेस करके, कुछ प्लेयर्स के रोटेशंस घुमा के, तभी आप ग्रैंड लीग में अच्छा विन कर पाएंगे। और कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो सबसे जरूरी चीज तो है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाना। और नीचे फैनलाइन 11 का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पे मैं इस मैच को खेलने वाला हूं अपनी 10-10 ग्रैंड लीग की टीम लगा के। तो आइए और खेलिए फैनलाइन 11 एप्लीकेशन पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। कमेंट करके बताइए कौन कौन यूट्यूबर बनना चाहता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।